तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत सामग्री पर आधारित इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का विषय आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR 4 फाइलिंग से जुड़ा है। देखिए, ये विषय सुनने में भले ही थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन इसे समझना सच में बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल कुछ ऐसे नए और अनिवार्य नियम लागू हुए हैं जिन्हें अगर भूल से भी नजरअंदाज कर दिया गया तो फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न सीधा डिफेक्टिव घोषित हो सकता है। तो आइए दी गई जानकारी के आधार पर इसके हर एक जटिल पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। पोर्टल पर बिना सोचे समझे बस नेक्स्ट पर क्लिक करते जाने की आदत अब भारी पड़ सकती है। इसके बजाय फाइलिंग प्रक्रिया के इन 6 मुख्य स्तंभों को समझना बेहतर है। 1. ITR 4 की अनिवार्य बातें। 2. टैक्स रिजीम को समझना। 3. टर्नओवर मिसमैच को सुलझाना। 4. अनुमानित कराधान के नियम। 5. नए अनिवार्य खुलासे। और 6. अंतिम रूप देना और वेरीफाई करना। आइए इस विश्लेषण के पहले स्तंभ से शुरुआत करते हैं। ITR 4 की अनिवार्य बातें। आखिर किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो फॉर्म सही है भी या नहीं। अब ये समझना काफी दिलचस्प है कि ITR 4 खास तौर पर छोटे व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है, मुख्य रूप से उनके लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जो अनुमानित कराधान यानी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का विकल्प चुनते हैं। लेकिन पोर्टल पर शुरुआत में ही कुछ जाल बिछे होते हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी भरते समय एक सेकेंडरी एड्रेस का विकल्प आता है। अगर इसे वेरीफाई करना भूल गए तो पोर्टल तुरंत वैलिडेशन एरर फेंक देगा। इसी तरह नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में अगर कोई सैलरी इनकम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल चुनना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो सैलरी का शेड्यूल बिना बात के फॉर्म में अटका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, टैक्स रिजीम को समझना। फाइलिंग का ये वो हिस्सा है जो हमेशा सबसे ज्यादा सिरदर्द देता है। 12 लाख रुपए। जी हाँ, ये एक जादुई आंकड़ा है। चालू वर्ष में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगभग 90% मामलों में डिफॉल्ट नई रिजीम ही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इन दोनों के बीच का फर्क अब एकदम शीशे की तरह साफ है। नई रिजीम अब डिफॉल्ट है। इसके साथ बने रहना बहुत आसान है क्योंकि इसमें डिडक्शन और छूटों का कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से पुरानी रिजीम में ही बने रहना है तो एक खास तकनीकी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और वो है फॉर्म 10 IEA दाखिल करना। आइए देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। फॉर्म 10 IEA का पूरा फ्लो थोड़ा सा उलझा हुआ हो सकता है। अगर पुरानी रिजीम चुननी है तो तय तारीख के भीतर फॉर्म 10 IEA दाखिल करके नई रिजीम से बाहर निकलना होगा, यानी ऑप्ट आउट करना होगा। उसके बाद ITR में उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना जरूरी है। और सबसे बड़ी तकनीकी बात यह है कि एक बार बाहर निकलने के बाद भविष्य में जब कभी नई रिजीम में वापस लौटना हो तो इस फॉर्म को दोबारा दाखिल करना पड़ेगा। ये एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसमें घुसने और बाहर निकलने दोनों के लिए कागजी कार्रवाई चाहिए। अब रुख करते हैं उस मुद्दे का जो अक्सर रातों की नींद उड़ा देता है। तीसरा स्तंभ, टर्नओवर के अंतर को सुलझाना। जब किसी व्यवसाय के वास्तविक वित्तीय आंकड़े सरकार के पास मौजूद डेटा से मेल नहीं खाते तो घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। जब अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, GST पोर्टल पर कुछ और, AIS में कुछ और अपने बुक्स में कुछ और, तो सवाल उठता है कि आखिर सही आंकड़ा कौन सा है। आखिर AIS में टर्नओवर वास्तविक खातों की तुलना में ज्यादा क्यों दिख सकता है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। मान लीजिए अंतर शाखा ट्रांसफर यानी इंट्रा ब्रांच ट्रांसफर हुए हैं तो उन्हें GST के तहत सप्लाई माना जाता है, जिससे टर्नओवर बढ़ा हुआ दिखता है, जबकि बुक्स के हिसाब से ये कोई बिक्री नहीं है। इसी तरह सेवाओं के लिए मिले एडवांस पेमेंट पर तुरंत GST लगता है, जो AIS में टर्नओवर को बढ़ा देता है। ट्रेड डिस्काउंट या क्रेडिट नोट के कारण भी बुक्स और GST के आंकड़ों में अंतर आ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे सुकून वाली बात यह है कि वास्तविक वित्तीय खाते यानी बुक्स और अंतिम ऑडिट ही अंतिम सत्य हैं। रिपोर्टिंग हमेशा अपनी बुक्स के आधार पर ही होनी चाहिए। बस इस अंतर का एक स्पष्ट रिकंसिलिएशन तैयार रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, अनुमानित कराधान या प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के नियम। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो बिना भारी भरकम अकाउंटिंग लेजर बनाए अपनी आय घोषित करना चाहते हैं। सेक्शन 44 AD के तहत व्यवसायों के लिए बैंक रसीदों पर 6% और नकद रसीदों पर 8% मुनाफे की न्यूनतम सीमा तय की गई है। वहीं प्रोफेशनल्स के लिए 44 ADA के तहत ये सीमा 50% है। लेकिन रुकिए,
यहाँ न्यूनतम नियम बनाम वास्तविक मुनाफे के अंतर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। स्रोत सामग्री की यह चेतावनी बिल्कुल साफ है। कम मुनाफा रिपोर्ट करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर किसी का वास्तविक मुनाफा 15 या 20% है और फिर भी सिर्फ कानूनी न्यूनतम सीमा यानी 6% को रिपोर्ट किया जाता है, तो यह एक भारी भूल होगी। क्यों? जरा सोचिए। बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा दिखेगा और रिपोर्ट किया गया मुनाफा बहुत कम। ये मिसमैच तुरंत आयकर विभाग की रडार पर आ सकता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। 5 नए अनिवार्य खुलासे। ये इस साल की फाइलिंग प्रक्रिया का सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग बदलाव है। मिलिए इस साल के सबसे बड़े E21 बॉम्बशेल से। पिछले सालों तक क्या होता था? वित्तीय विवरणों में हर जगह बस जीरो भर देने की एक पुरानी आदत बन चुकी थी। लोग लेनदार, देनदार या बैंक बैलेंस की जगह आराम से शून्य डाल देते थे क्योंकि ये वैकल्पिक था। लेकिन अब ये खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से साबित करती है कि हमने पिछले हिस्से में मुनाफे की सटीकता पर जो जोर दिया था वो कितना जरूरी था। इस नए नियम के तहत व्यापार से जुड़े सभी करंट अकाउंट्स और व्यापार के लिए इस्तेमाल हो रहे सेविंग्स अकाउंट्स का सटीक क्लोजिंग बैलेंस देना अनिवार्य हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यापार चल रहा है तो बैंक में कुछ ना कुछ बैलेंस तो होगा ही ना। इसलिए अगर कोई अभी भी पुरानी आदत के चलते बैंक बैलेंस में शून्य दर्ज करता है तो वो सीधे सीधे एक गलत ITR फाइल कर रहा है। इसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अंत में छठा स्तंभ, अंतिम रूप देना और वेरीफाई करना। फॉर्म को सबमिट करने से पहले कुछ फाइनल चेक्स करना बेहद जरूरी है। पोर्टल पर जो आंकड़े अपने आप भरकर आते हैं, उन पर आंख मूंदकर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज को AIS और TIS के साथ क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। फॉर्म 26AS में TDS कटौतियों की भी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ही खास बात, नई टैक्स रिजीम के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी जिस घर में आप खुद रह रहे हैं, उसके होम लोन के ब्याज पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती। फॉर्म को लॉक करने से पहले इन सभी बातों की पुष्टि जरूर कर लें। तो ये विश्लेषण इस एक बेहद अहम सवाल के साथ खत्म होता है। क्या पुरानी आदतों पर टिके रहना और बैंक बैलेंस जैसी नई अनिवार्य फील्ड्स में सिर्फ शून्य डालकर आगे बढ़ जाना आज भले ही आसान लगे, लेकिन क्या ये कल किसी गंभीर टैक्स ऑडिट को बुलावा तो नहीं दे रहा? नियम अब पहले से कहीं अधिक सख्त और ऑटोमेटेड हो चुके हैं। सटीकता अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक सख्त जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आने वाली टैक्स फाइलिंग के लिए एक बेहतरीन गाइड साबित होगा।